गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। नमस्ते। आज एकदम पूरा का पूरा एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है। इससे पहले आज हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस। ठीक है, देखिए इससे पहले जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं इससे पहले वाली, तो आपको इसका मैंने सिलेबस दिखाया हुआ है। ठीक है, कि कैसे क्या क्या हमको इसमें पढ़ना है। लेकिन फिर भी आज क्लास ये टॉपिक करने के बाद प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस लास्ट में मैं आपको सिलेबस भी दिखाऊंगा इसका। ठीक है, अभी तक जिन्होंने क्लासेस नहीं देखी है वो क्लासेस देखे, और इसका पीडीएफ जो है आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा, आप उस पर जाके इसको बाय कर लेंगे। केवल और केवल 150 रुपए का पीडीएफ है। ठीक है, पीडीएफ मतलब अभी तक जो जितना चीजें पढ़ा दी है और जो मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ, जब वो आपके पास रहेगा आप एक थरो रीडिंग लगा लगा के आएंगे तो आपको समझ में आएगा। यूपीएससी में मेन चीज होता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया अब आप कहिए कि राजा है। ठीक है, इस मामले में कि कॉन्सेप्ट आपके पूरे एकदम क्लियर है। इसलिए मैंने छोटे छोटे कहानी वाले एग्जाम्पल, थोड़े थोड़े एग्जाम्पल फिल्मों के और आसपास के कोटेशन से लेके पूरा एक तरीके से अप्लाइड अप्लाइड आंसर बनाया है, ताकि जब आप एग्जाम हॉल में बैठे क्वेश्चन देखे तो बिल्कुल तुरंत आप लिखना शुरू कर दे, ये ना कि सोचना पड़े कि यार इसके बाद क्या हुआ। ठीक है, तो देखिए आपको करना क्या है, सिलेबस में प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ है। ठीक है, इसका आयोग ने जो यूपीएससी ने सुचिता सुचिता इसका ट्रांसलेशन किया हुआ है प्रोबेबिलिटी का। लेकिन आपको क्या करना है, आपको प्रोबेबिलिटी पे ध्यान देना है। आपको इंग्लिश वाला टर्म, ये टर्म ध्यान रखना है। इंग्लिश वाला टर्म क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है सुचिता इसने एक बारी पेपर में लिखा, पेपर में ट्रांसलेट किया हो हिंदी, लेकिन हो सकता है अगली बार आपको सुचिता ना देखने को मिले, कुछ और देखने को मिल जाए। ठीक है, आप इंटरनेट पे गूगल करेंगे ना तो प्रोबेबिलिटी का आप मीनिंग अगर ढूंढने निकलेंगे तो आपको ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, ये सब एक सिमिलर रूप में दिखा देगा। इसीलिए बोला जा रहा है कि आप इंग्लिश वाले टर्म को याद रखिएगा। अब मैं पढ़ाते वक्त, ये बताते वक्त प्रोबेबिलिटी 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 वर्ड यूज करूंगा। ठीक है, ये सुचिता नहीं यूज करूंगा। समझ में आ गया क्यों आपको इंग्लिश वाला टर्म याद रखना है, क्योंकि आयोग का कोई भरोसा नहीं, कुछ भी ट्रांसलेशन कर देगा। अगर मान लीजिए पेपर में इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी लिख के आया, हिंदी में कुछ और लिख के आया, सुचिता नहीं लिख के कुछ और लिख दिया, तो अब जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे रहेंगे तो आपको प्रोबेबिलिटी देखना होगा, फिर उसका हिंदी टर्म देखिएगा कि क्या लिखा हुआ, फिर उसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी समझ के आपको पूरा लिखना होगा आंसर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी वर्ड याद रखिएगा, हमको इसी पे ध्यान लगाना है। तो आप समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है। चलिए देखिए, देखिए प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है। ठीक है, देखिए प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि नियमों का पालन किया जाए। नियमों का पालन, कई लोगों को लगेगा कि केवल इतना ही है कि जितने भी देश में नियम बने हुए हैं, लॉ बने हुए हैं, तो उनका पालन करें। ठीक है, इसका पालन करें लॉ का, ठीक है, इतना ठीक है। लेकिन प्रोबेबिलिटी इससे एक कदम आगे जाता है। क्या बोलता है, नियमों का पालन करने के साथ साथ हायर वैल्यूज, हायर वैल्यूज, उच्च नैतिक मूल्य, हायर वैल्यूज, उच्च नैतिक मूल्यों का भी पालन करें। ठीक है, और क्या, उच्च नैतिक मूल्यों प्लस इंटरनल कंसाइंस, इंटरनल इंटरनल वैल्यू जो आपके मन के अंदर आता है ना कि यार ये सही नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या है, आपको नियमों का पालन करते हुए, आपके अपने हायर वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए, आपके अंदर जो सही गलत का फर्क बता रहा है, क्या सही है क्या गलत है, सबको ध्यान में जब रखा जाएगा तो उसको बोला जाता है प्रोबेबिलिटी। उसके साथ काम करना, इन सबको ध्यान में रखते हुए उसके साथ काम करना होता है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी क्या, लॉ प्लस हायर वैल्यूज प्लस इंटरनल कॉन्साइंस मान लीजिए। ठीक है, लॉ का पालन करते हुए, अपने हायर वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए, क्या सही है क्या गलत अंदर से आवाज आ रही है उसका, उन सबका ध्यान रखेंगे, तब उसको बोला जाता है प्रोबेबिलिटी। इन सबको ध्यान में रखते हुए काम करना, उसको बोला जाता है प्रोबेबिलिटी। आयोग के अनुसार सुचिता, लेकिन फिर भी आप प्रोबेबिलिटी याद रखेंगे। ठीक है, अब इसमें हायर वैल्यूज क्या है, हायर वैल्यूज आपको पीछे बहुत सारे वैल्यूज पढ़ाए गए थे कि एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या जरूरत होता है वैल्यूज का, वही सब हायर वैल्यू जो आपको समाज ने सिखाया है, आपने ट्रेनिंग के द्वारा प्राप्त किया है। ठीक है, वो होते हैं हायर वैल्यूज। अब हम एक बार थोड़ा सा लैंग्वेज पढ़ेंगे इसका। अब देखिए लैंग्वेज पढ़ते हैं इसका क्या है। कल्पना कीजिए कि हमारे व्यापारिक गांव यानी कंपनी में एक मुखिया यानी सीईओ है और एक पंचायत यानी बोर्ड है। अब सुचिता का मतलब यह है कि मुखिया और पंचायत न केवल नियमों का पालन करें, बल्कि वह हमेशा पूरी तरह से ईमानदार, नैतिक और उच्च सिद्धांत, हायर वैल्यू, हायर प्रिंसिपल, उच्च सिद्धांतों के साथ काम करें। वो होता है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और देखिए उच्च, इसमें क्या क्या आएगा,
अखंड ईमानदारी यानी अनक्वेश्चनेबल ऑनेस्टी, नैतिकता, हाई प्रिंसिपल। यानी हाई प्रिंसिपल में क्या, हायर वैल्यूज में क्या, यानी व्यक्तिगत लाभ या पक्षपात से ऊपर उठकर हमेशा न्याय और निष्पक्षता के साथ काम करना, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करना, अकाउंटेबल रहना। और अकाउंटेबिलिटी मैंने आपको बताया हुआ है कि क्या होती है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मैंने बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल दिया था, टाइप्स भी बताए थे, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी, हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटी, पिछला क्लास याद करेंगे तो याद आएगा। ठीक है, सोशल अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, लीगल अकाउंटेबिलिटी, ये सारी चीज़ें। अभी इसमें हम ये भी देखेंगे, हमने गुड गवर्नेंस तो पढ़ा है, लेकिन गुड गवर्नेंस के 8 पिलर होते हैं और इन 8 पिलर में उन सबको बारीकी से एग्जाम्पल के साथ जब हम बताएंगे तब आपको ये पता चलेगा कि गुड गवर्नेंस क्या है, व्हाट इज गुड गवर्नेंस। तब गुड गवर्नेंस का मतलब समझ में आएगा। आप लोग सुशासन सुशासन बोल तो देते हैं जुबान से, लेकिन उस सुशासन का विजन कितना बड़ा फैला हुआ है, ठीक है, वो देखना जरूरी है। तो ये समझ में आया प्रोबेबिलिटी क्या है, लॉ का पालन करना, अपने हायर वैल्यूज को ध्यान में रखना, और क्या आपके इंटरनल कंसर्न जो अंदर से आपके सही गलत का भाव आ रहा है उन सबको ध्यान में रखते हुए काम करना, ये होता है प्रोबेबिलिटी। अब देखिए प्रोबेबिलिटी का एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। एग्जाम्पल से बात जल्दी से समझ में आएगी। एग्जाम्पल क्या है, देखिए मान लीजिए एक कंपनी है, कंपनी कैसी है, एक एक्स कंपनी है, ठीक है। अब एक्स कंपनी में मान लीजिए किसी मैनेजर का चुनाव करना है। अब यहाँ पे सीईओ है, बोर्ड ऑफ मेंबर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बैठे हुए, ठीक, ये सब बैठे हुए मैनेजर का चुनाव करना है। अगर इनमें प्रोबेबिलिटी होगी तो क्या करेंगे, ये मेरिट देखेंगे, योग्य है कि नहीं है, योग्यता पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये होता है ये है एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी का। अगर प्रोबेबिलिटी वाले लोग होंगे तो मेरिट चेक करेंगे, योग्यता हो है कि नहीं, योग्यता के आधार पे चुनाव करेंगे मैनेजर का। अगर लैक ऑफ प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी नहीं है इनमें, ठीक है, या कमी है पूरी, तो क्या करेंगे, अपने किसी विश्वासप्रद व्यक्ति को या फिर घूस लेके गलत तरीके से इंटर करा देंगे। अब यहीं पे सरकारी भी ऐड कर लीजिए और प्राइवेट भी। सरकारी नौकरियों में घूस लेके नौकरी देना आपने सुना ही होगा, खबरें आती रहती है, तो लैक ऑफ प्रोबेबिलिटी का एग्जाम्पल बनेगा वो, ठीक है। और जो मेरिट के बेस पे हो रहा है, मेरिट के बेस पे सिलेक्शन हो रहे हैं, तो वो कहा जाएगा कि उनमें प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी के आधार पे वो चुनाव कर रहे हैं, ठीक है। देखिए अब प्रोबेबिलिटी को हम थोड़ा सा डायमेंशन खोलते हैं थोड़ा और, ठीक है। कहाँ कहाँ, गवर्नमेंट ऑफिस, गवर्नमेंट जॉब में देख लीजिए प्रोबेबिलिटी, प्राइवेट कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, प्राइवेट मतलब कॉर्पोरेट समझ लीजिए केवल, कॉर्पोरेट में, और फिर कहाँ, लीगल, लीगल और इंटरनेशनल। क्या एग्जांपल बनेगा, गवर्नमेंट जॉब में गलत तरीके से नौकरी ना देना बल्कि मेरिट के आधार पर चुनाव करना, तो प्रोबेबिलिटी अगर बहुत है तो गवर्नमेंट जॉब में मेरिट के बेस पे होगा, नहीं है तो बहुत धांधली होगी। प्राइवेट में अभी एग्जांपल दिया था हमने, क्या एक सीईओ है, बोर्ड ऑफ मेंबर है, मैनेजर चुनना है, ये वो उसका एग्जांपल बन जाएगा। लीगल वाले में क्या, जुडिशरी में, देखिए जुडिशरी में कैसे, जुडिशरी में जज बैठा हुआ है, ठीक है। अब जज के सामने इसी के किसी रिश्तेदार का मामला आ गया, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, प्रोबेबिलिटी का, अगर बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इनके अंदर तो क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी है तो यही नहीं देखेंगे कि हमारे घर के मामले में, घर का मामला है या हम इनको थोड़ा रियायत दे दें, ऐसा नहीं करेंगे, बोला निष्पक्ष होकर पूरी तरीके से फैसला सुना देंगे, ठीक है। लैक ऑफ प्रोबेबिलिटी होगी तो क्या होगा, हो सकता है कुछ हो जाए, ठीक। और इंटरनेशनल मामले में ह्यूमैनिटेरियन एड जो दिया जाता है, ह्यूमैनिटेरियन एड जब जाता है या इंटरनेशनल जो फंडिंग होती है, पिछला क्लास याद करिए, उसमें अगर प्रोबेबिलिटी, लैक ऑफ प्रोबेबिलिटी है तो क्या होगा, धांधली होगी, चोरी हो जाएगी बीच में। अगर प्रोबेबिलिटी है बहुत ज़्यादा तो क्या होगा, आप ईमानदारी से काम होगा। तो इंटरनेशनल फंडिंग हो गया, ये मैं तो थोड़ा थोड़ा एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं। ये आपका क्या है, आपका ये फंडामेंटल है, प्रोबेबिलिटी आपका फंडामेंटल है। कॉर्पोरेट, प्राइवेट, लीगल, ये सब आपके फंडामेंटल है। अब इंटरनेशनल मामले में बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं, लीगल में बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं, प्राइवेट में बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं, ठीक है। तो ये फंडामेंटल्स है, इनको हमेशा रटा होना चाहिए, मतलब समझ लीजिए, दिमाग में होना चाहिए, बाकी एग्जाम्पल ऐड करते जाना है। ये आपका फंडामेंटल है, एग्जाम्पल डायनेमिक है, कुछ ना कुछ होता रहेगा, आपको देखना पड़ेगा। देखिए सबसे आराम वाला बोल सकते हैं क्वेश्चन, कि सूचिता क्यों जरूरी, यानी प्रोबेबिलिटी क्यों जरूरी है। सभी को पता है, अगर प्रोबेबिलिटी होगी तो जनता का जो है विश्वास बनता है, ठीक है, अगर गवर्नमेंट प्रोबेबिलिटी के साथ काम कर रही है। अभी हम आएंगे पर्सनल लाइफ में प्रोबेबिलिटी और प्रोफेशनल लाइफ में प्रोबेबिलिटी, इसमें भी आएंगे, लेकिन उससे पहले समझिए कि सूचिता क्यों महत्वपूर्ण है प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इससे विश्वास बनता है।
ठीक है। क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट का मामला जो है कम हो जाता है, क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट नहीं होता, करप्शन वगैरह कम होते हैं, स्कैंडल कम होते हैं, ये सारी चीजें कम होती हैं और गहरी प्रतिबद्धता बनती है। ठीक है, क्यों महत्वपूर्ण है जब बोला जाए ना, तो बस यही अच्छी अच्छी बातें लिखिए, इससे इंटीग्रिटी बढ़ेगी, सत्यनिष्ठा बढ़ेगा, जनता का भरोसा बढ़ेगा, यही सारी चीजें होती हैं। ठीक है, अब देखिए प्रोबेटी व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में, यानी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में प्रोबेटी कैसे काम करेगी। तो अब देखते हैं, देखिए प्रोबेटी इन पर्सनल लाइफ, इसको अच्छे से समझते हैं एक एक करके। ठीक है, देखिए प्रोबेटी इन पर्सनल लाइफ, इसका मतलब ये होता है कि मन वचन कर्म से जो आप है वैसे काम करो, मतलब बेहतर काम करो। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप गलत काम करने लग जाए। अभी आपको एग्जांपल से समझाते हैं। देखिए एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए एक घर है, इसमें कमरा है, आपको कमरे में अकेले छोड़ दिया जाए। ठीक है, उस वक्त आप क्या करेंगे? अगर इस कमरे में आपको अकेला छोड़ दिया जाए, उस वक्त भी आप अगर नैतिक रूप से नैतिक काम कर रहे हैं, तो ये होगा प्रोबेटी इन पर्सनल लाइफ। ठीक है, जहां पे कोई आपको देख नहीं रहा है। ठीक है, आप नैतिक व्यक्ति हैं, इसलिए अपने आचरण के अनुसार वो आप काम कर रहे हैं। अगर भ्रष्ट आचरण होगा तो क्या होगा? सबके सामने दिखाएंगे नहीं नहीं, आई एम गुड, आई एम ऑनेस्ट, और जैसे कोई गायब हुआ, आप अकेले में पड़े, तो भ्रष्टाचारी चालू कर देंगे। ठीक है, भ्रष्टाचार हो सकता है, पैसे के मामले में रिश्वतखोरी हो सकती है, तो वो हरकतें शुरू कर देंगे। जब कोई नहीं देख रहा है तो तुरंत भ्रष्टाचार शुरू। कोई नहीं, मतलब कोई देख रहा है तो भ्रष्टाचार नहीं कर रहा है, कोई नहीं देख रहा तो भ्रष्टाचार चालू। तो ये होता है पर्सनल लाइफ में प्रोबेटी, जहाँ पे आपको कोई नहीं देख रहा हो, उस वक्त जो आपका आचरण होता है, अगर नैतिक है तो आप प्रोबेटी वाले हैं, नैतिक नहीं है तो आप प्रोबेटी वाले नहीं है। ठीक है, तो मन वचन कर्म से बेहतर काम करना, मन वचन कर्म से बेहतर काम करना। अब प्रोबेटी इन प्रोफेशनल लाइफ, सबके सामने आप क्या कर रहे हैं? अच्छा आचरण कर रहे हैं, अच्छा आचरण है आपका, ईमानदार। लेकिन जैसे ही मौका मिला, क्या चोरी, भ्रष्टाचार, बहुतों को लूट डालना, ये हरकतें कर देना। ठीक है, तो इस वक्त अगर आपको कोई नहीं देख रहा, उस वक्त भी आप ईमानदारी से अपना काम किए जा रहे हैं, तो आप प्रोबेटी वाले हैं। देखिए पर्सनल और प्रोफेशनल में बस कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। प्रोफेशनल में आप एक वर्क प्लेस पे होते हैं, जहाँ सबके साथ मिलकर काम करना होता है। ठीक है, और पर्सनल लाइफ में क्या होता है? आप अपने प्रति ईमानदार होते हैं। ठीक है, आप अपने साथ कितना ईमानदार है, अपने साथ तो भ्रष्टाचार नहीं कर रहे कि बंद कमरे में है अकेले, और आपको अपने विकास के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए काम करना था, बुक्स पढ़ना था, बहुत सारी चीजें करनी थी, लेकिन हम उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, सो रहे हैं, खूब ज्यादा पड़े हुए हैं इसी तरीके से, तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप मैन ऑफ प्रोबेटी होंगे तो अपना काम करेंगे, यूटिलाइज करेंगे अपने पर्सनल स्पेस को, और आप मैन ऑफ प्रोबेटी वाले होंगे प्रोफेशनल लाइफ में, तो आप अकेले भी होंगे तो अपना काम अच्छे से करेंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। समझ में? ये है डिफरेंस। अब देखिए लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, पर्सनल प्रोबेटी इन पर्सनल लाइफ। क्या लैंग्वेज है? सत्य बोलना, ईमानदारी दिखाना, वादे निभाना, जिस आपने वादा किया है किसी को वादा पूरा करना, अकाउंटेबल रहना, और नैतिक निर्णय लेना, यानी निजी रिश्तों में या व्यक्तिगत पसंद में भी सही गलत का ध्यान रखना, किसी के साथ अन्याय नहीं करना। एक छोटा एग्जाम्पल, प्रोबेटी इन पर्सनल लाइफ में, आपने अपने दोस्त से पैसा उधार लिया और तय समय पे लौटा दिया, भले ही आपको कुछ परेशानी हुई, या आप एक दुकान पर हैं और दुकानदार ने गलती से आपको ज्यादा पैसे दे दिए, आपने अपनी ईमानदारी से उसको वापस कर दिया, ये पर्सनल लाइफ में प्रोबेटी होती है। ठीक है, मतलब आप अपने आप को मुसीबत में डाल लेंगे, लेकिन सामने वाला मुसीबत में नहीं पड़ेगा, हम उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा, अपने आप झेल लेंगे, हम सारी समस्या हम झेल लेंगे, सामने वाले को सर्विस बेहतर देनी है। ठीक है, ये होती है पर्सनल लाइफ में। प्रोफेशनल लाइफ का लैंग्वेज पढ़ लीजिए, क्या है? निष्पक्षता, भ्रष्टाचार मुक्त, हितों का टकराव टालना, यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अवॉइडेंस। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बताया गया है, पिछली क्लास देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन एक लाइन में समझ लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे कोई जज बैठा हुआ है ऊपर, अब इसी के रिश्तेदार वाला मान लीजिए यहाँ पे आ गया है सुनवाई के लिए। ठीक है, तो जज जो है अपने जो बार काउंसिल को सीधे जाके नोटिस दे देगा कि देखिए जो ये फैसला, जो ये केस आया है, ये मेरे रिश्तेदार है, और मुझे इस यहाँ पे एज अ जज हटा दीजिए, किसी और जज को बुला लीजिए ताकि ये केस देख सके। नहीं तो हो सकता है कि मैं थोड़ा सा बायस्ड हो जाऊँ। ठीक है, और मेरे ऊपर हो सकता है मैं ऑफिस में आरोप लगे कि मैं बायस्ड था इस मामले में, तो इसलिए मुझे हटा लीजिए। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। क्यों यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? कि ये जज है, सामने इसी का रिश्तेदार लोग आ गए, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला बन जाएगा। इसीलिए अपने आप को बार में नोटिस करके अपने को हटवा के दूसरे जज को ला रहा है। ठीक है, तो अवॉइड कर रहे हैं क्या? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अवॉइडेंस।
गोपनीयता बनाए रखना, संसाधनों का सही उपयोग करना, पारदर्शिता और जवाबदेही, ये तो होगा ही होगा। ठीक है, प्रोफेशनल लाइफ में एक एग्जाम्पल छोटा सा पढ़ेंगे और मामला खत्म। एक सरकारी अधिकारी जो किसी नौकरी के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार का चयन करता है, भले ही वह उसके रिश्तेदार ना हो, या एक कंपनी का कर्मचारी जो अपनी कंपनी के ट्रेड सीक्रेट को प्रतिद्वंदी कंपनी को नहीं बेचता, भले ही उससे बहुत पैसा मिल रहा हो। पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में प्रोबेबिलिटी का ये छोटा छोटा एग्जाम्पल। मेन काम क्या था, आपको प्रोबेबिलिटी समझाना। क्या है प्रोबेबिलिटी? लॉ को मानना, अपने हायर वैल्यूज को ध्यान में रखना, आपके इंटरनल कंसाइंस क्या बोली उसको ध्यान में रखते हुए काम करना, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो सामने वाले को प्रॉब्लम ना हो, वो प्रॉब्लम हम किसी भी कीमत पे हम ही झेले, सामने वाला ना झेले। ठीक है, ये होता है मैन ऑफ प्रोबेबिलिटी। मैन ऑफ इंटीग्रिटी भी बोल सकते हैं, लेकिन इंटीग्रिटी नहीं बोलना है क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं। ये तो प्रोबेबिलिटी वाला व्यक्ति है यहाँ पे, यानी सुचिता का पूरा ध्यान रखना है। देखिए मैंने बोला था ना, गुड गवर्नेंस पढ़ेंगे हम फिर ढंग से। गुड गवर्नेंस नॉर्मल आप जानते हैं, लेकिन इसके 8 पिलर है। उन 8 पिलर के बारे में भी थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे, थोड़ा खोल के पढ़ेंगे, ताकि आपको ये समझ में आए कि एक्चुअल में व्हाट इज गुड गवर्नेंस। ठीक है, पहले एक एक लाइन में देख लेते हैं। रूल ऑफ लॉ में ये पहला पिलर है, दूसरा है पार्टिसिपेशन, तीसरा है कंसेंसस ऑफ ओरिएंटेशन, सर्वसम्मति से उन्मुखीकरण, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस चौथा है, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ये पांचवा है, छठा अकाउंटेबिलिटी है, सातवां रिस्पॉन्सिवनेस है। इन सबका एग्जांपल दिया जाएगा, एकदम ऐसा ऐसा एग्जांपल मिलेगा आपको कि आपकी आंखें थोड़ा सा खुल जाएंगी। आठवां है ट्रांसपेरेंसी। ये 8 पिलर है और आप इन 8 पिलर का छोटा छोटा एग्जांपल जानते हैं। मुझे क्या करना है, इनके एक एक परत को ऐसे खोलना है ताकि आप समझ सके कि मामला है क्या। देखिए रूल ऑफ लॉ जानते हैं क्या होता है, मुझे इसको डिटेल देना नहीं है, बस लैंग्वेज पढ़ेंगे, मामला आपको समझ में आ जाएगा। बस हमको तुलनाएं करनी है इसमें। क्या है रूल ऑफ लॉ? देश में सबसे ऊपर वाला कानून, मतलब सुप्रीम है। रूल ऑफ लॉ के आगे कोई नहीं है, राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, कोई नहीं, सब इसके नीचे आते हैं। ठीक है, तो देखिए कानून का शासन का सीधा मतलब क्या है कि इस गांव में सबसे ऊपर कानून है। गांव मतलब यहाँ देश में। ठीक है, सब कानून है। कोई व्यक्ति, कोई राजा, कोई धर्मगुरु या कोई सेनापति नहीं, हर कोई चाहे वो कितना भी बड़ा छोटा हो क्यों ना हो, कानून की नजरों में सब बराबर है, उसे कानून का पालन करना होगा। अंबानी हो, अडानी हो, कोई भी हो, ठीक है, कोई भी अमीर व्यक्ति हो, कोई राजा हो, मतलब अपने आप को राजा समझता हो, राजा तो यहाँ नहीं है, अमीर, ठीक है, अमीर हो, गरीब हो, ऊंचे पदों पे हो, सब क्या है, बराबर है। अगर उन्होंने रूल ब्रेक किया तो उनको आम आदमी की तरह कोर्ट में ऐसे खड़ा होना पड़ेगा, कटघरे में ऐसे खड़े होकर उनकी सुनवाई होगी। ठीक है ना, आपने कैसे रूल ब्रेक कर दिया, वही लिखा हुआ है रूल ऑफ लॉ। क्या सुनिश्चित करता है? ये नियमों से चलता है, सब बराबर है, न्याय मिलता है, ताकतवर भी बंधा है इससे। ठीक है, जो लोग सत्ता में है वे भी कानून के अधीन है, यानी सरकार और अधिकारी। समझ में आया? आदर्श तौर पे, लेकिन इन रियलिटी क्या होता है, रोड पे वो रूल ब्रेक करते हैं, लेकिन जब भी पकड़े जाते हैं, बहुत ज्यादा वायरल होते हैं, क्या होता है, कोर्ट में आ जाते हैं, चलो आओ, एक आम आदमी की तरह खड़े हो जाते हैं। तो रूल ऑफ लॉ क्या है, सुप्रीम है सबसे। अब देखिए कानून का शासन बनाम अन्य शासन प्रणालियां। अन्य शासन प्रणालियों में क्या, धर्मतंत्र, थियोक्रेसी, और इसके आगे क्या है, मोनार्की है, राजतंत्र है, और क्या है, डिक्टेटरशिप है। तो हमें क्या देखना है, थोड़ा सा इसको विस्तार से समझेंगे। देखिए रूल ऑफ लॉ वर्सेस धर्मतंत्र, राजतंत्र, और क्या है, तानाशाही। कौन बेहतर है इसमें से? सब पढ़ेंगे कि यही रूल ऑफ लॉ बेहतर है। जवाब आपका ठीक है, लेकिन इसको समझिए। देखिए धर्मतंत्र में क्या होता है, कोई धार्मिक पुस्तक या कोई धर्मगुरु कानून बनाता है, उससे पूरी व्यवस्था चलती है। ठीक है, तो इसमें धार्मिक पुस्तक हो सकता है, धर्मगुरु को सुप्रीम मान सकते हैं। ठीक, अब ये जो चाहेगा वो करेगा। ठीक है, किसी चीज से बंधा हुआ है नहीं। एक है राजतंत्र, इसमें क्या, राजा सुप्रीम होता है, राजा जो बोलेगा वही कानून है। तानाशाही में क्या होता है, एक व्यक्ति होता है, अपनी मनमर्जी से सारी चीजें चलाता है। ठीक है, अगर इसको मन किया कि किसी को मार देना है तो मारो। इसका एग्जाम्पल कौन है, नॉर्थ कोरिया का किंग जोंग उन, तानाशाही है वहां पे। तो आप बताइए, ये कह रहा है कि कानून के ऊपर कोई नहीं है, सब बराबर है, और यहाँ पे बराबरी का मामला दिख नहीं रहा है। कोई धर्मतंत्र ऊपर है, कोई राज में राजा कोई सुप्रीम है, यहाँ पे एक व्यक्ति ही मालिक बना हुआ है। तो कौन सा बेहतर है? तो इसका सीधा सा जवाब क्या है कि रूल ऑफ लॉ ये ज्यादा बेहतर है, और हमने इसे अपनाया है। ठीक, तो तानाशाही में नॉर्थ कोरिया और राजतंत्र कहीं है नहीं, धर्मतंत्र लगभग भी नहीं है। ठीक है, लगभग ही बोल सकते हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में थोड़ा बहुत इसका प्रभाव दिखता है। तो देखिए कानून का शासन क्यों बेहतर है, स्थिरता लाता है। जब सबको पता होता है कि नियम क्या है तो समाज में स्थिरता आती है,
न्याय सुनिश्चित करता है, अधिकारों की रक्षा करता है, मनमानी पे रोक लगाता है, इसलिए रूल ऑफ लॉ बेहतर है। ठीक है, और भारत इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जहाँ पे संविधान सर्वोच्च है। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ ये सर्वोच्च है। अब ये ध्यान में रखिएगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं, भूल मत जाइएगा। क्या पढ़ रहे हैं? गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस में क्या पढ़ रहे हैं? गुड गवर्नेंस के अंदर चल रहा है रूल ऑफ लॉ, पहला पिलर। ठीक है, भूलिएगा मत। अभी रूल ऑफ लॉ के अंदर ही सब टॉपिक भी आने वाले हैं। अब देखिए सब टॉपिक देखिए, रूल ऑफ लॉ के अंदर सभी के लिए कानून समान है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ठीक है, राष्ट्रपति, किसी ने अगर रूल ब्रेक किया है तो कानून की नजर में रूल लॉ के आगे सब बराबर, उनको आना पड़ेगा। कहाँ? कोर्ट में आना पड़ेगा कि आपने गलती की है, आपने रूल ब्रेक किया, आपने कानून का उल्लंघन किया है, आपको आना पड़ेगा। अब एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, गांव में यानी देश में, अगर मुखिया मतलब मान लीजिए पीएम लाल बत्ती तोड़ता है, ठीक है, लाल बत्ती ब्रेक कर देता है, लाल बत्ती मतलब ट्रैफिक रूल ब्रेक करता है मनमाना तरीके से, तो जुर्माना भरना होगा। हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, जुर्माना भरना होगा। कैसे? जैसे आम आदमी भी भरता है। ठीक है, यह है इक्वलिटी बिफोर लॉ। दूसरा क्या है? मनमानी नहीं, कानून के हिसाब से कार्रवाई, ये करना होगा। ठीक है, तो मनमानी हरकतें नहीं चलेंगी कि हमारे राजा साहब आ गए तो इनके लिए अलग कानून होगा, छोटा आदमी है तो उसके लिए अलग कानून होगा। सबके लिए कानून एक बराबर है, उसको भी वही ट्रीटमेंट मिलेगी, राजा साहब को भी और आम आदमी को सेम ट्रीटमेंट। ठीक है, तो कोई मनमाना हरकत नहीं चलेगा। ठीक है, अब एक थोड़ा सा छोटा एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। एक गांव का पुलिस वाला है, किसी को भी अपनी मर्जी से पकड़कर जेल में नहीं डाल सकता, उसे पहले कानून के हिसाब से वारंट लाना होगा, सबूत दिखाने होंगे। ठीक है, पूरा प्रोसीजर फॉलो करना होगा। रूल ऑफ लॉ में आपको प्रोसीजर भी फॉलो करना होता है। प्रोसीजर के अकॉर्डिंग, मान लीजिए किसी ने अपराध किया है, क्या होगा? एफआईआर लॉज होगा। ठीक है, उसको अरेस्ट किया जाएगा, इस तरीके से पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। मनमाना हरकत नहीं कि आए उठा के किडनैप कर लिया, किडनैपिंग हो जाएगी, अपहरण, खुद ही रूल ब्रेक कर दिया पुलिस ने, उसी के ऊपर एफआईआर होगा। ठीक है, ये है, ये मनमानी नहीं, कानून के हिसाब से कार्रवाई करना, प्रोसीजर फॉलो करना। तीसरा है, ये क्या पढ़ रहे हैं हम? रूल ऑफ लॉ के अंदर ही सब टॉपिक चल रहा है, निष्पक्ष न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जब जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहेगी, उस पर कोई दबाव नहीं रहेगा, तब क्या होगा? फैसले, निर्णय वगैरह निष्पक्ष दे पाएंगे। इसीलिए आप देखेंगे बहुत सारे फैसलों में आप देखेंगे पूरे देश के अंदर बूमा बूम मचा रहता है, तबाही मची रहती है, लेकिन जैसे ही जुडिशरी के पास जाता है, सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है, ये इंडिपेंडेंट है पूरी तरीके से जुडिशरी, ऐसा फैसला देता है कि लोग भौचक्के हो जाते हैं, इनको लगता है कि हमारे पक्ष में फैसला आएगा। आता नहीं है, वो सीधा तथ्य देखते हैं, तथ्य देखेंगे और तथ्य के आधार पर वो पूरा सबूत वगैरह देख के फैसला देंगे। आप कितना भी इमोशनल हो लीजिए, कुछ भी नाटक कर लीजिए, कुछ होने जाने वाला है नहीं, ये अपना एविडेंस के बेस पे फैसला दे देते हैं। और लोग जब फैसले सुनते हैं तो उनको लगता है यार ऐसे भी हो सकता है क्या। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट रह के ये किया जा सकता है। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसमें क्या है? जुडिशियल रिव्यू। भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, वे सरकार के फैसलों को भी समीक्षा कर सकते हैं, जिसे जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। और अगर वे कानून का उल्लंघन कर पाए जाते हैं तो उन्हें रद्द किया जा सकता है। यह कानून के शासन का एक मजबूत स्तंभ है। समझ में आ गया? ये क्या चल रहा है? गुड गवर्नेंस चल रहा है, गुड गवर्नेंस में रूल ऑफ लॉ चल रहा है, रूल ऑफ लॉ के अंदर सब टॉपिक चल रहा है। ठीक है, भूलिएगा मत। चौथा है एक्सेस टू लॉ एंड अंडरस्टैंडिंग। तो क्या है? कानून सिर्फ किताबों में होने से काम नहीं चलेगा, हर नागरिक को कानून की जानकारी होनी चाहिए और न्याय पाने का समान अवसर मिलना चाहिए। अगर किसी को कानून की जानकारी नहीं है या वकील नहीं कर सकता तो उसे कानून का शासन कमजोर पड़ जाता है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ जो है वीक पड़ने लगेगा। देखिए क्या है? एक्सेस टू अंडरस्टैंडिंग लॉ, एक्सेस टू अंडरस्टैंडिंग लॉ। किसी को लॉ की जानकारी नहीं है, ठीक है, लॉ की जानकारी है ही नहीं बिल्कुल, तो अगर उसको कोर्ट के सामने खड़ा कर दिया जाए तो कमजोर पड़ जाएगा। तो क्या है? रूल ऑफ लॉ। क्या रूल ऑफ लॉ किसमें आ रहा है? गुड गवर्नेंस में। तो रूल ऑफ लॉ कमजोर पड़ रहा है, तो क्या किया जाएगा? जब इस व्यक्ति को जानकारी नहीं है, मान लीजिए एक्स व्यक्ति है, इसको जानकारी है ही नहीं, तो क्या किया जाएगा? गवर्नमेंट क्या करेगी? वहां पे लीगल हेड, लीगल हेड सुना है वर्ड? उसको लीगल हेड प्रोवाइड किया जाएगा, एक सरकारी वकील उसको प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि उसको जानकारी नहीं है वो कोई तरीके से, या बोल सकते हैं इसके पास हैसियत ही नहीं है वकील करने का, तो इसको एक सरकारी वकील दिया जाएगा। ये सारी चीजें समझाएगा, तब कहा जाएगा कि गुड गवर्नेंस है। ठीक है, इसीलिए रूल ऑफ लॉ वीक पड़ने लगता है जब ये सारी चीजें, एक्सेस टू अंडरस्टैंडिंग लॉ, ये नहीं होता है। तो गुड गवर्नेंस के लिए क्या करना है? लीगल एड देते हैं लोग, ताकि इस आम आदमी की एक्सेस बन पाए कानूनी पेचीदों को समझने के लिए। उसके लिए एक सरकारी वकील लगता है, तो सरकारी वकील भेजा जाता है। ये लीगल एड वाला जो है रूल ऑफ लॉ में, लीगल एड, ये एग्जाम्पल बनेगा इसका, एक्सेस टू अंडरस्टैंडिंग लॉ।
एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा। भारत में निःशुल्क कानूनी सहायता फ्री लीगल एड का प्रावधान, कानूनी साक्षरता लीगल लिटरेसी अभियान इसी उद्देश्य से चला जाते हैं ताकि हर किसी को न्याय तक पहुंच मिल सके। एक्सेस टू लॉ अंडरस्टैंडिंग, समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा पिलर आ रहा है, भागीदारी उन्मुखीकरण, पार्टिसिपेशन ओरिएंटेशन। ठीक है, दूसरा पिलर। पहला पिलर क्या था, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ में सब टॉपिक देखा। अब भागीदारी उन्मुखीकरण पढ़ने जा रहे हैं। ये क्या है, दूसरा पिलर है कि किसका, गुड गवर्नेंस का। गुड गवर्नेंस का दूसरा पिलर आ रहा है पार्टिसिपेशन ओरिएंटेशन। अभी पहले इसका एक लैंग्वेज पढ़िए। कल्पना कीजिए कि आपके गांव या शहर में कोई बड़ा फैसला लेना है, जैसे नया स्कूल बनाना है या पानी की पाइपलाइन डालनी है। अगर मुखिया यानी नेता या पंचायत यानी सरकार मान लीजिए यह फैसला अकेले ही ले ले और गांव वालों यानी नागरिकों से न पूछे तो क्या होगा। शायद स्कूल वहां बन जाए जहां बच्चों को पहुंचने में दिक्कत हो, या पाइपलाइन गलत जगह डाला जाए। ठीक है, सीधा सीधा ये कह रहा है कि एक स्कूल मान लीजिए बनाना है, और जो नेता होता है, सरकार है, अपने ही मन मर्जी से उस गांव में स्कूल बना के चला जाए कहीं पे। ठीक है, और गांव वालों को भागीदारी ना करे, तो ये जान ही नहीं पाएगी गांव वालों की समस्या क्या था। ये तो एक वन वे करके, वन वे डिसीजन लेके चले गए। हो सकता है यहाँ पे जो बच्चे रहते हैं इनके लिए स्कूल दूर पड़ जाए। अगर इनकी भागीदारी होती, पार्टिसिपेशन होता, तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्कूल बनता, तो हो सकता है नजदीक स्कूल बनता, बच्चों को दिक्कत नहीं होती। ये समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि जब भी कोई फैसला लिया जाए तो सबको शामिल किया जाए। वहाँ पे गांव के लोग जो हैं उन सबको शामिल किया जाए, फिर गवर्नमेंट आए, इनसे पूछे सारा, इनको इनकी भी भागीदारी हो। ये नया मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट चल रहा है स्कूल खोलने का, तो उनकी भी भागीदारी हो, उनकी सहमति से सारा चीजें हो। ये होता है भागीदारी उन्मुखीकरण। देखिए अब एक लैंग्वेज पढ़िए कि भागीदारी उन्मुखीकरण क्या है। सिर्फ वोट डालना नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस व्यूज, इंक्लूजन इन डिसीजन मेकिंग और पार्टिसिपेशन ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स। सूचना तक पहुंच, अपनी राय व्यक्त करने का अवसर, निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होना, कमजोर वर्गों की भागीदारी। ठीक है, सूचना तक पहुंच क्या है, लोगों को सही और पूरी जानकारी मिले ताकि वे सही निर्णय ले सके। अपनी राय व्यक्त करने का मतलब है लोगों को अपनी बात कहने और सुझाव देने का मंच भी मिलना चाहिए। लोगों को केवल सुना ही नहीं जाए, बल्कि उनके विचारों का निर्णय में भी शामिल किया जाए। वल्नरेबल ग्रुप, महिला, गरीब, अल्पसंख्यक, दलित, विकलांग व्यक्ति जैसे सभी समूहों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे इसमें, रियल लाइफ एग्जाम्पल, जिससे आप तुरंत कनेक्ट कर लेंगे। आप जीएस में पढ़ते होंगे बहुत सारी चीजें, GS1, GS2, GS3, उसी से थोड़ा कनेक्ट करेंगे। अब देखिए पहला सब टॉपिक जा रहा है, भागीदारी उन्मुखीकरण में सब टॉपिक आ रहा है। क्या पढ़ रहे हैं, गुड गवर्नेंस पढ़ रहे हैं। गुड गवर्नेंस दूसरा पिलर है भागीदारी उन्मुखीकरण, और भागीदारी उन्मुखीकरण का पहला सब टॉपिक लोकल लेवल पर पार्टिसिपेशन। ठीक है, लोकल लेवल पर पार्टिसिपेशन कैसे, देखिए पंचायत पकड़िए। पंचायत क्या हो करना है, गांव में एक तालाब खोदना है, पंचायत तालाब खोदना चाहती है। अब भागीदारी होगा तो कैसे होगा, ग्राम सभा बैठेगी। ठीक है, ग्राम सभा, तब ग्राम सभा को बुलाया जाएगा। अब क्या होगा, पंचायत लगेगी, ग्राम सभा बनाया जाएगा। अब सब में, ग्राम सभा में सभी लोग अपना अपना मत देगा। ये लोग बताएंगे कि देखिए ये पर्टिकुलर जगह पे तालाब खोदा जा रहा है, आप लोग अपना अपना राय दीजिए। इसमें कौन कौन है, सभी लोग हैं, वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, सभी का भागीदार, यानी गांव में सभी लोग हैं जो वोटर हैं, सभी का पार्टिसिपेशन है। ये तालाब खोदा जा रहा है, आप लोग भी अपना मत दीजिए। तो अपना मत देते हैं धीरे धीरे कि नहीं देखिए गुरु जी ऐसा रखिए, अब मुखिया जी ऐसा रखिए। ठीक है, ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, फंड की ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए। अब बताते रहिए, सारा सबसे राय, सारा मशवरा करके बाद एक बात तय होता था कि ये अब तालाब खोदेगा। ये क्या है, लोकल लेवल पर पार्टिसिपेशन, सभी का पार्टिसिपेशन किया गया। और पंचायत में ग्राम सभा से सलाह मशवरा करना, ये एग्जाम्पल है लोकल लेवल पर पार्टिसिपेशन का। ठीक है, अब देखिए लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभाएं और शहरी क्षेत्रों में वार्ड समितियां इसके बेहतरीन उदाहरण है, जहां लोग सीधे अपने विकास कार्यों और स्थानीय मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं, निर्णय लेने में भाग ले सकते हैं। शहर में वार्ड समितियां और ग्रामीण में ग्राम सभाएं, और इसको आप एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है, वही एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए तालाब को खोदना है तो पार्टिसिपेशन सबका चाहिए। अब रियल लाइफ एग्जांपल देखिए, क्या है एग्जांपल, पेशा अधिनियम। पेशा अधिनियम प्रीलिम्स में पूछ चुका है, मेंस में पूछ चुका है, प्रीलिम्स में तो बार बार पूछता रहता है इसके बारे में, आप देखेंगे 3-4 साल बाद रिपीट किया हुआ। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट, पेशा के तहत आदिवासी गांवों में ग्राम सभाओं को प्राकृतिक संसाधनों पर अधिक अधिकार दिए गए हैं, जिससे उनकी भागीदारी बढ़े। पेशा कानून क्यों लाया गया है, क्यों, क्योंकि आदिवासियों का क्या बढ़े, पार्टिसिपेशन बढ़े, भागीदारी बढ़े। और हमारा टॉपिक क्या है, गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस में दूसरा पिलर चल रहा है सर्वसम्मति उन्मुखीकरण। ठीक है, भागीदारी उन्मुखीकरण चल रहा है, और उसमें लोकल सब टॉपिक लोकल लेवल पर पार्टिसिपेशन। तो पेशा अधिनियम क्या कर रहा है, ग्राम सभाओं की भागीदारी बढ़ा रहा है, प्राकृतिक संसाधनों पे, लोकल लेवल पे, आदिवासियों का। तो ये पार्टिसिपेशन एग्जाम्पल है, समझ में आया। अब देखिए दूसरा,
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भागीदारी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर पार्टिसिपेशन। कौन कौन सा, ये देखिए, माई गवर्नमेंट पोर्टल। माई गवर्नमेंट पोर्टल क्या करती है, जब भी गवर्नमेंट कुछ कर रही होती है तो इस पोर्टल पे वो ड्राफ्ट जो है अपलोड कर देती है। क्यों अपलोड करती है, ताकि जो जनता है अगर इस पोर्टल से अवेयर है, पोर्टल पे आए, अपनी राय बताए, हम जान सके कि हम ये करने जा रहे हैं, आप आके बताइए हमें इस माई जीओवी पोर्टल पे कि क्या होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, भागीदारी, पार्टिसिपेशन का एग्जाम्पल है ये। ठीक है, अब देखिए तीसरा, कमजोर वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करना, इंश्योरिंग पार्टिसिपेशन ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स। कैसे, महिलाएं, दलित, आदिवासी, विकलांग व्यक्तियों का कैसे करेंगे। ठीक है, एक तो है सीटों का आरक्षण का प्रावधान, अभी हम देखेंगे। एग्जाम्पल देखिए, 73वां और 74वां संशोधन अधिनियम हुआ था ग्राम पंचायत और नगर पालिका में, महिलाओं के लिए भी है। ये संशोधन किया था किस लिए, भागीदारी बढ़े। और विकलांग व्यक्तियों की भागीदारी कैसे, देखिए हॉस्पिटल वगैरह में देखते हैं, हॉस्पिटल में कुछ सीढ़ी होती है, ऐसे 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 सीढ़ी होती है, एक नॉर्मल लोगों के चलने के लिए, एक होता है सीढ़ी ऐसे बनता है। अब जो चल नहीं सकता वो कैसे चलेगा, व्हील चेयर पे है, यहाँ से निकल लेगा। तो क्या है, सबके लिए बराबर व्यवस्था करी गई है, सबका पार्टिसिपेशन है। चौथी बात क्या है, सिविल सोसाइटी संगठनों की भूमिका, रोल ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, सीएसओस, एनजीओस। क्या करते हैं ये, मान लीजिए एनजीओ और कम्युनिटी ग्रुप और अन्य सिविल सोसाइटी संगठन नागरिकों और सरकार के बीच एक पुल का काम करते हैं, ब्रिज का काम करते हैं, वे नागरिकों की चिंताओं को सरकार तक पहुंचाते हैं। और इन ग्रुप्स को गवर्नमेंट जब कोई पॉलिसी बनाती है तो इनको बुलाती है, इनसे भी सलाह मशवरा करती है, सारी चीजें। एनजीओ हो गए, सीएसओ हो गए, कम्युनिटी ग्रुप्स है, ये कम्युनिटी ग्रुप्स है। सरकार जब पॉलिसी बनाती है तो इनसे भी सलाह मशवरा कर लेती है, क्योंकि ये ग्रुप जानते हैं कि वल्नरेबल ग्रुप्स को क्या क्या दिक्कतें हैं, तो इनसे पूछ के पॉलिसी में उनको इंक्लूड किया जाता है। ये क्या है, पार्टिसिपेशन का एग्जाम्पल। और ये जो पीडीएफ है इसमें लिखा हुआ है, और पीडीएफ कितने का है, 150। अगर एक महीने में एक पनवाड़ी या पान खाने वाला व्यक्ति भी 1000 का पान खा लेता है, उससे भी कम में एक बार पीडीएफ पढ़ेंगे तो दिमाग के ढक्कन ऐसे खुलते चले जाएंगे। और रियल लाइफ एग्जांपल इसमें इंक्लूड किए जो आपके सामने दिख भी रहा है, तो आप तुरंत कनेक्ट भी करते चले जाएंगे। ठीक है, अब एग्जांपल क्या है, एनजीओ और सीएसओ में ग्रीन पीस इंडिया। ग्रीन पीस इंडिया क्या है ये, जब कोई पर्यावरण नीति बनाई जाती है तो विभिन्न पर्यावरण संगठन सरकार के साथ चर्चा में शामिल होते हैं, वैज्ञानिकों और समुदायों के विचारों को सामने रखते हैं। समझ में आया होगा, अच्छे से आया होगा। और मुद्दा क्या है मेरा, इशू क्या है हमको, कि कॉन्सेप्ट दिमाग में जाना चाहिए। एक बार कॉन्सेप्ट दिमाग में गया, यहाँ तो ऑनलाइन चल रहा है, आसपास मेरे कोई है नहीं, लेकिन मैं बार बार बोल सकता हूँ, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि हाँ कौन कौन से हिस्से में समझ में नहीं आया, कौन कहाँ से नहीं समझ में आया। जब वो आप कमेंट करेंगे तब मुझे पता चलेगा कि इस हिस्से में दिक्कत है। दिक्कत होगी नहीं, एक बार पीडीएफ पढ़ेंगे ना तो आपको दिक्कत आनी ही नहीं, एकदम अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद क्या करना है, सीधे PYQ पे जाइए, कर लीजिए दुनिया मुट्ठी में एक झटके में, सॉल्व पेपर मार्केट से कर दिए। ये जरूरी है, जो सेल्फ तरीके से कर रहे हैं, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए काफी हेल्पफुल है। और जो बड़ी बड़ी कोचिंगों में गए हैं उनका कोई हिसाब किताब ले नहीं सकता। अब देखिए गुड गवर्नेंस में तीसरा पिलर आ रहा है, तीसरा रूल ऑफ लॉ देख लिया हमने, ठीक है, पार्टिसिपेशन भी देख लिया। अब क्या देखना है, सर्वसम्मति उन्मुखीकरण, कंसेंसस ओरिएंटेशन, यानी सबकी सहमति से सबसे अच्छा रास्ता ढूंढना। लैंग्वेज पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसका भाव ये है ना कि हो सकता है कि चुनाव हुआ हो, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम चलता है हमारे यहाँ, तो उसमें जो सबसे ज्यादा पाया जीत गया। अब कुछ लोग नहीं पाए, नहीं दिए होंगे कुछ लोग, तो उनको अकेले नहीं छोड़ना है। ठीक है, इनकी भी राय लेनी है, सबकी सहमति से सबसे अच्छा रास्ता ढूंढना। थोड़ा सा लैंग्वेज पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। देखिए सर्वसम्मति उन्मुखीकरण का क्या मतलब है, सुशासन यानी सरकार या कोई भी संस्था में निर्णय लेते समय समाज के सभी अलग अलग विचारों, हितों, जरूरतों के बीच बातचीत और तालमेल बैठाकर एक ऐसा रास्ता ढूंढना जाए जिस पर ज्यादा से ज्यादा लोग सहमत हो। या सिर्फ बहुमत से फैसला लेना नहीं है, यही आपको समझना है, यही अंडरलाइन करिए। ये सिर्फ बहुमत से फैसला लेना नहीं है, बल्कि व्यापक सहमति, बोर्ड एग्रीमेंट बनाना है, सबकी सहमति लेके ही करना है। अभी जब एग्जाम्पल लेंगे तो आपकी बात आपको समझ में आएगा। इसमें क्या होता है, सभी की आवाजें सुनी जाए, हितों का संतुलन हो, दीर्घकालीन समाधान हो, संघर्षों का समाधान हो। ठीक है, लैंग्वेज पढ़िए। कल्पना कीजिए कि आपके गांव यानी देश में एक बड़ी समस्या है, जैसे पानी की कमी।
कुछ गांव वाले यानी लोग कहते हैं कि कुआं खोदना चाहिए, कुछ कहते हैं कि नल लगाना चाहिए, और कुछ कहते हैं कि बारिश का पानी इकट्ठा करना चाहिए। अगर मुखिया यानी नेता या पंचायत यानी सरकार सिर्फ बहुमत यानी ज्यादातर लोगों की बात मानकर एक फैसला ले ले, तो हो सकता है कि दूसरे लोग उस फैसले से खुश ना हो या उसे ना अपनाना चाहे। तो हमारा मुद्दा क्या है? गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस कब होगा? जब सबकी सहमति ले ली जाए, सभी की राय। एक कह रहा है कि तालाब खोदो, एक कहता है नल लगाओ, एक कहता है बारिश का पानी इकट्ठा करो। अब सबकी सहमति विचार अलग अलग हो गए, तो सबको भरोसे में लेने के लिए क्या करना होगा? सहमति लेनी होगी। सर्वसम्मति उन्मुखीकरण ये गुड गवर्नेंस का पार्ट है। अगर हम एक को लेंगे, दो को रिप्लेस कर देंगे तो नाखुश हो जाएंगे, ठीक है, रोने लगेंगे ऐसे। समझ में आया? अब देखिए, अब हम इसको विस्तार से समझते हैं सर्वसम्मति उन्मुखीकरण में। ठीक है, पहला क्या है सब टॉपिक में देख लीजिए, नीति निर्माण में परामर्श, कंसल्टेशन इन पॉलिसी मेकिंग। जब सरकार कोई बड़ी नीति जैसे कृषि नीति, शिक्षा नीति बनाती है तो वह विभिन्न हितधारकों, किसानों, शिक्षकों, छात्रों, उद्योगपति, विशेषज्ञों से बड़े पैमाने पर परामर्श करती है। मकसद क्या होता है कि एक ऐसा रास्ता निकले जो ज्यादातर लोगों को स्वीकार्य हो। ठीक है, तो इसी में एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में क्या है, अक्सर संसद में विधेयकों पर चर्चा की खबरें आती हैं। कई बार सरकार किसी बड़े कानून जैसे भूमि अधिग्रहण बिल या श्रम कानूनों में बदलाव पर विपक्ष, नागरिक समाज संगठनों, सीएसओ के साथ व्यापक चर्चा करती है ताकि एक सर्वसामान्य समाधान तक पहुंचा जा सके। यदि सहमति नहीं बन पाती है तो बिल को पार्लियामेंट्री कमिटीज को भेजा जाता है ताकि विचार विमर्श हो सके और एक सर्वसम्मति बन सके। ये एग्जाम्पल है पार्लियामेंट्री कमिटीज में बिलों को भेजना। सुना होगा कि कुछ बिलों पे सर्वसम्मति नहीं बनी तो पार्लियामेंट्री कमेटी क्या कर रही है, इसको रिव्यू कर रही है, देख रही है। ये एग्जाम्पल है। दूसरा है विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट। कैसे? देखिए, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट के बारे में सुना हुआ है। एक राज्य का जल का पानी दूसरे राज्य में जा रहा है, ठीक है, एक राज्य से होते हुए दूसरे राज्य में, तो दो राज्यों का मामला हो गया, तो पानी को लेकर विवाद होगी। ये आप पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं? एनसीईआरटी में भी पढ़ते हैं और आपको क्लासरूम में भी बहुत ज्यादा पढ़ाया जाता है। तो इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट होता है, यानी इसमें एक स्टेट है, दूसरा स्टेट है। अब एक स्टेट के लिए कर दिया जाए सब कुछ और इसको निगलेक्ट कर दिया जाए तो प्रॉब्लम होगी, भागीदारी नहीं है। ठीक है, पार्टी सबको साथ में यानी सहमति नहीं बन पा रही है, तो क्या बनता है वहां पे? ट्रिब्यूनल वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है, ताकि ये जो वाटर को लेके लड़ाई झगड़ा है वो ठीक किया जा सके। दो राज्यों का मामला आ जाता है, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चला जाता है, ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाना, ट्रिब्यूनल बनाना, ये सब क्या है? सर्वसम्मति लाने के प्रयास करना ताकि सभी सहमत हो सके। जब सुप्रीम कोर्ट का मामला आता है तो क्या होता है? सब लोग शांति से मान लेता है। जब शांति से मानते हैं इसका मतलब क्या है? सर्वसम्मति बनी हुई है। और इंटरनेशनल लेवल पे क्या होता है? आप र्यूटर्स ये सब चीजें जब पढ़ते हैं, र्यूटर्स में न्यूज वगैरह में आता है, तो आप देखते हैं बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते हैं, ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं। ये बॉर्डर डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे जाके लोग बैठ के क्या करते हैं? बातचीत करते हैं। क्या बनाने के लिए? सर्वसम्मति बनाने के लिए। ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं, एक देश है दूसरा देश है, इन्होंने ट्रेड एग्रीमेंट बनाया तो ये भी सहमत, ये भी सहमत, सर्वसम्मति बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है? बहुत हितधारक मंच, मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म। लैंग्वेज पढ़िए क्या है? कई बार सरकारें, अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऐसे प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहां सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, शैक्षणिक संस्थान जैसे विभिन्न हितधारक एक साथ आते हैं, किसी साझा समस्या जैसे क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, गरीबी उन्मूलन पर मिलकर समाधान निकालते हैं। क्लाइमेट चेंज एक बड़ी प्रॉब्लम है और पॉवर्टी रिडक्शन करना भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस पे सभी देश मिलके XYZ एक सहमति बना सके कि हाँ हम गरीबी उन्मूलन करेंगे, हम क्लाइमेट चेंज को रोकेंगे। उसके लिए एक मंच बनता है। क्लाइमेट चेंज के लिए क्या बना के रखा है उन्होंने? हर साल COP करते रहते हैं बैठ के, क्या कोशिश करते हैं कि सर्वसम्मति बन जाए। अभी एक एग्जांपल मैंने क्या बताया था कि लॉस एंड डैमेज फंड, इस पे अभी सहमति नहीं बन पा रही है ढंग से। तो इससे लॉस और डैमेज फंड पे सहमति बन जाए। सहमति तब कब मानी जाएगी? जब इसको पूरी तरह से मान के इसको अप्लाई कर दिया जाए, पैसा देने लगे, तो माना जाएगा कि हाँ सर्वसम्मति बन गई है। ये सब एग्जाम्पल बनेंगे इसके। अब देखिए गुड गवर्नेंस में अगला पिलर आ गया, कौन सा? इक्विटी इंक्लूसिवनेस, समानता समावेशन। ठीक है, देखिए जानते हैं आप, इक्विटी भी जानते हैं, इंक्लूसिवनेस भी जानते हैं, पिछली क्लास देखेंगे समझ में आ जाएगा। यहाँ बस हम लैंग्वेज पढ़ लेते हैं ताकि आगे बढ़े। कल्पना कीजिए कि आपके गांव यानी देश में बहुत सारे लोग रहते हैं, कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ मजबूत हैं, कुछ कमजोर हैं, कुछ पुरुष हैं, कुछ महिलाएं, अलग अलग जातियों और धर्मों के लोग हैं। अगर मुखिया यानी नेता या पंचायत या सरकार सिर्फ अमीर या ताकतवर लोगों को ही सुने या फिर एक खास समूह के लिए ही काम करे तो वह गांव सच में अच्छा कहलाएगा? ये एक सवाल बन जाता है। तो जवाब है नहीं, बाकी लोग दुखी और उपेक्षित महसूस करेंगे। ठीक है, तो क्या मतलब है? समानता और समावेशन का मतलब है सुशासन। सरकार या कोई संस्था यह सुनिश्चित करे कि समाज के सभी वर्गों, खासकर सबसे कमजोर, हाशिए पर खड़े, मार्जिनलाइज और वंचित लोगों को भी
विकास और अवसरों में बराबर का हिस्सा मिले। इसका लक्ष्य यह है कि कोई भी व्यक्ति या समूह उसकी जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक स्थिति या विकलांगता के कारण पीछे न छूट जाए। अब इसको पढ़िए। इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस गुड गवर्नेंस का ये पिलर है और ये सब सुनिश्चित करना होगा, जितना गाना गाया मैंने भी। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है? न्यायपूर्ण व्यवहार, भेदभाव का अंत, समान व्यवहार मुख्य धारा में लाना, शिकायतों का समाधान करना। इसमें आपको चाहिए एग्जाम्पल। ये तो हो गया मान लीजिए फंडामेंटल, और ये आप अच्छे से जानते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं कर रहा होगा। इसमें मेन है कि एग्जाम्पल कैसे सेट करा जाए। ठीक है, एग्जाम्पल ही सेट करके आपको समझ में आएगा। तो पहले में क्या है? स्पेशल स्कीम है रिजर्वेशन फॉर डिसएडवांटेज सेक्शन, SC, STs, OBC के लिए आरक्षण का प्रावधान, समानता और समावेशन लाने के लिए, ताकि सभी रेस की दौड़ में एक बराबर हो जाए। ठीक है, ऐसा ना हो कि देखिए एक का है अमीर वर्ग है, साधन संपन्न है। मान लीजिए यूपीएससी, एक मिनट इसको ढंग से समझाते हैं। यूपीएससी दे रहे हैं सभी लोग, ठीक है। यूपीएससी में SC है, ST है, OBC है, EWS है, जनरल है, और क्या है? फिजिकली जो डिसेबल्ड होते हैं, PWD कह सकते हैं। फिजिकली डिसेबल्ड जो है ये फिजिकली डिसेबल्ड। अब जो ये जनरल कैटेगरी है, साधन संपन्न वाला है, मान लीजिए एकदम खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है इनके यहाँ। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर है, और आर्थिक रूप से कमजोर मान लीजिए। OBC इनसे थोड़ा कम है, जनरल वालों से हालत कारम है। ST का और SC का खत्म। PWD फिजिकली डिसेबल्ड है। अब हम क्या कर रहे हैं OBC में, अरे यूपीएससी में अगर एक ही पैमाना बना दिया जाए कि ये रेस की लाइन है और आप लोग दौड़िए, कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? एक व्यक्ति इधर SC ST वाले जो है घर में झाड़ू पोछा, दूसरे घर में यहाँ पे काम वाम करना, फिर उसके बाद इतना सब काम करने के बाद थकान होना, उसके बाद आके पढ़ाई करना पॉसिबल है इनके लिए? ठीक है, तो रेस सबके लिए बराबर होनी चाहिए जब भी रेस हो। तो इनके लिए तो बराबर नहीं है, इनके लिए बराबर नहीं है, इसके लिए भी बराबर नहीं है। तो क्या किया गया है? रिजर्वेशन का बराबर क्या हो सके? रेस, जो रेस हो रही है यूपीएससी या किसी भी चीज का जो जिसका भी चल रहा है, ताकि सभी लोगों को बराबर मौका मिले। समझ में आ गया? यही लिखा हुआ है। ST, SC, OBC इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था यही की गई है कि रेस में सभी लोग बराबर रहे। साधन संपन्न लोग क्या कर रहे हैं? एकदम आराम से AC रूम में बैठे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, टाइम पे खाना मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ बेहतर हो रहा है, तो उनके लिए आसान है। अब यहाँ ST, OBC है, SC है, इनके लिए उतना व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। खुद पहले परेशान हो रहे हैं, खूब, फिर उसके बाद टाइम मिला तो पढ़ रहे हैं, आसपास की समस्याएं, हर तरीके की समस्याएं देख के फिर आगे बढ़ रहे हैं। तो कहाँ रेस की लाइन बराबर है? EWS वैसे ही परेशान है आर्थिक रूप से। एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लीजिए। गाँव में अगर स्कूल बना तो मुखिया यह सुनिश्चित करता है कि सबसे गरीब बच्चे, दलित बच्चे और लड़कियां भी वहां पढ़ने जाएं। उनके लिए मुफ्त किताबें, छात्रवृत्ति, अलग से टीचर का इंतजाम किया जाए, ताकि बाकी बच्चों के बराबर आ सके। समझ में आया? और प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये रियल लाइफ एग्जांपल है। क्या है? वित्तीय समावेशन लाने के लिए। आयुष्मान भारत योजना, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच के लिए। मनरेगा, अब इसको जी राम जी कर दिया गया है, वो डिबेट अपना अलग है, लेकिन समझिए मनरेगा में क्या है? ग्रामीण रोजगार सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है। ये योजनाएं क्या है? इन योजनाओं पर रिपोर्ट भी आती है। योजनाएं क्या करना चाहती हैं? समानता और समावेशन लाना चाहती हैं। तो समानता और समावेशन का ये एग्जाम्पल है डायरेक्ट। आप लिखेंगे प्रधानमंत्री जन धन योजना, आयुष्मान भारत योजना, जी राम जी योजना, ये सब समाज के वंचित और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए एक लाभ पहुंचाने के लिए, और ये समानता और समावेशन लाती है। ठीक है, दूसरा सब टॉपिक देखिए, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण, जेंडर इक्विटी और वुमेन एम्पावरमेंट। सीधा एग्जाम्पल देखिए, जेंडर इक्विटी आप जानते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट भी आप जानते हैं, बस आप सीधा एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आएगा। भारत में क्या एग्जाम्पल है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, जेंडर इक्विटी, वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, सीटों में आरक्षण, जैसे ग्राम पंचायत नगर पालिका में 33% से 50% की सीटों पे आरक्षण। कार्यस्थलों पे लैंगिक समानता, जेंडर इक्विटी। किसी ऑफिस में काम कर रही हैं तो वहाँ भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, आप अगर पुरुष को जितना सैलरी दे रहे हैं 50 रुपया, तो महिला को भी 50 रुपया दीजिए। ये नहीं कि एक को 50 एक को 25 कर दे। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। तीसरा, विकलांग व्यक्तियों के लिए सुगमता और अधिकार, एक्सेसिबिलिटी एंड राइट्स फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। सीधा एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए, ये रैंप का व्यवस्था करना, जो मैंने बताया कि कुछ लोगों के लिए सीढ़ी की व्यवस्था की गई है, अब वो फटाफट कूद कूद के ऊपर चढ़ गए। अब जो फिजिकली डिसेबल्ड है वो कैसे जाएंगे? तो उनके लिए क्या किया गया?
उनके लिए इस तरीके की व्यवस्था बनाएगी, इसमें ऐसे ऐसे नहीं, सीधा। अब हॉस्पिटल्स में देखते होंगे कोई सरकारी दफ्तर होगा तो वहां पे भी आपको देखने को मिलता है इस तरीके की व्यवस्था, सीढ़ी जैसा नहीं होगा, एक फ्लैट होगा तो जाने के लिए, ठीक है। आप रियल लाइफ एग्जांपल देखिए, भारत का दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को सुनिश्चित करता है, ठीक है। उनके सार्वजनिक भवनों, परिवहन और सूचना तक पहुंच को अनिवार्य बनाता है। ये इसी से निकलता है कि आपको जो पब्लिक प्लेस है, जो हॉस्पिटल वगैरह सरकारी, आप वहां पे इस तरीके की व्यवस्था बनाएंगे। ये ना हो कि सबके लिए, सबको एक ही पायदान पे रख दिया जाए और सीढ़ी जैसी व्यवस्था कर दी जाए, आप कूद कूद के वो तो चल नहीं पाएगा, इसीलिए ये एग्जाम्पल बनेगा उसका। डिजिटल समावेशन, इक्विटी और इंक्लूजन हम पढ़ रहे हैं, तो डिजिटल समावेशन लाना कैसे? डिजिटल समावेशन, डिजिटल तकनीक जैसे इंटरनेट, स्मार्टफोन शहरों में है, गाँव में नहीं है, ठीक है। तो ये जो डिजिटल डिवाइड बना हुआ है उसको 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 उस गैप को मिटाना कैसे? देखिए, डिजिटल इंडिया अभियान चल रहा है, तो डिजिटल अभियान और भारत नेट परियोजना, भारत नेट परियोजना क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रदान करने पर केंद्रित है, जो डिजिटल डिवाइड को खत्म करेगा। तो इससे क्या होगा? डिजिटल इंक्लूजन बढ़ेगा। अब देखिए, गुड गवर्नेंस में प्रभावशीलता और दक्षता, दूसरा एक नया पिलर है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। पहले डिफरेंस समझेंगे इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में, ठीक है। मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि आपके गांव में यानी देश में गांव वाले यानी नागरिक के लिए पानी की समस्या है, ठीक है। अब सरकार ने क्या किया? वो पानी की समस्या आपकी धीरे धीरे करके सुलझा दी। तो ये क्या है? इसको बोला जाता है इफेक्टिवनेस, प्रभावशीलता। क्या बोलेंगे? प्रभावशीलता, कि आपकी पानी की समस्या दूर हो गई। लेकिन अगर वही गवर्नमेंट उस समस्या को कम समय में, कम पैसे में, कम संसाधन में, जैसे संसाधन के साथ लोग कम लगे, मशीनरी कम लगे, उसका इस्तेमाल करके हल कर देती है, तो इसको बोला जाता है दक्षता, इफिशिएंसी। आपके गांव में पानी की समस्या है, पानी की समस्या दूर कर दी उन्होंने, ठीक है। एक समय लिया, मान लीजिए 1 साल लिया, लेकिन 1 साल नहीं लगा, 1.5 साल में पूरा खत्म किया, लेकिन कर दिया। लेकिन ये हो गया प्रभावशीलता कि उन्होंने कर दिया, लेकिन वही 1 साल के अंदर में कर दिया। जो टाइम लिमिट तय किया उसी टाइम लिमिट में कर दिया, कम लोगों में कर दिया, कम समय में कर दिया, कम संसाधन में कर दिया, इसे बोलेंगे दक्षता, एफिशिएंसी। अब लैंग्वेज पढ़िए, प्रभावशीलता और दक्षता का क्या मतलब है? सुशासन यानी सरकार या कोई भी संस्था अपने लक्ष्यों जैसे पानी की समस्या हल करना, शिक्षा देना को सफलतापूर्वक हासिल करे, प्रभावशीलता, और ऐसा करने में सबसे अच्छे तरीके से संसाधनों जैसे पैसा, समय, कर्मचारी का उपयोग करना, कम 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 समय में, कम लोगों में, कम संसाधन में कर दे तो दक्षता हो जाती है। तो डिफरेंस समझ में आया? मेन चीज था डिफरेंस समझाना। और हम आगे लैंग्वेज पढ़ लीजिए। क्या सुनिश्चित करना चाहता है? कि लक्ष्य हासिल हो, संसाधनों का सही उपयोग हो। मेन है कि संसाधनों का सही तरीके से उपयोग हो, समय पर काम हो जाए, अच्छी गुणवत्ता के साथ काम हो जाए, ठीक है। अब देखिए, एक एक करके सब टॉपिक देखते हैं इसका। सरकारी योजनाओं का सफल कार्यान्वयन, सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम। जो भी गवर्नमेंट स्कीम आ रही है गरीबों के लिए, पॉवर्टी रिडक्शन, इन सब चीज, सारी चीजें आ रही हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, ये अच्छे कम समय में सही टाइम पे सारी चीजें बराबर तरीके से हो गई, तो ये इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों का एग्जांपल बनेगा, ठीक है। इफेक्टिवनेस क्या था? क्या उन्होंने क्या तय किया है कि गरीबी उन्मूलन करेंगे, और वो कर रहे हैं, ठीक है। ये उनका इफेक्टिवनेस है कि कर रहे हैं। इफिशिएंसी क्या है? एक टाइम लिमिट तय किया, उतने में हो जाए, ठीक है। तो जैसे ये प्रधानमंत्री आवास योजना है, अब इसके लिए काम हो रहा है, तो उनका इफेक्टिवनेस है, और उन्होंने काम अपने तय टाइम पे कर दिया, तो इफिशिएंसी है। तो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का दोनों का एग्जांपल बनेगा यही। प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, तय समय पे सारा चीजें कर दे। स्वच्छ भारत अभियान हो गया, इसके लिए आप सड़कों पे देख रहे होंगे डस्टबिन लग रहा है, तो इफेक्टिवनेस है। और एक तय समय तय किया होगा कि 1 साल में इतने यहाँ डस्टबिन लगा देंगे, इफेक्टिवनेस है अगर उन्होंने कर दिया तो, ठीक है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये भी एग्जाम्पल बनेगा इन्हीं का। मेन आपको चाहिए क्या? एग्जाम्पल्स। एथिक्स मतलब एग्जाम्पल। अगर जितने एग्जाम्पल आपके पास होंगे उतने अच्छी तरीके से आप इन सबको हैंडल कर लेंगे। और इसमें पीडीएफ में एग्जाम्पल भर भर के दिए गए, खूब एग्जाम्पल। और क्या है? सार्वजनिक सेवाओं में सुधार, इंप्रूवमेंट इन पब्लिक सर्विसेज, ठीक है। जैसे पासपोर्ट सेवा केंद्र, पहले क्या होता था? याद करिए, पासपोर्ट लेने जाते थे और परेशान रहते थे। आज इतना डिजिटल कर दिया गया है कि आपको क्या चाहिए? एक आधार कार्ड लीजिए, अपना 10वीं का मार्कशीट लीजिए, ऑफिस में जाइए, अगर सब ठीक है, आपके 10वीं का मार्कशीट और आधार आपका अपडेट है, आपका सारा फॉर्म 2 घंटे में भर जाएगा, सारा प्रोसीजर फॉलो कर लीजिए और घर आ जाइए। 15 से 20 दिन में पासपोर्ट आपके घर पे आ जाता है। इतनी फास्ट सर्विसेज, ये एग्जांपल बनेगा। पासपोर्ट सेवा केंद्र जो आज हुआ है, किसके तहत हुआ? डिजिटल इंडिया अभियान के तहत। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत ये काम हो रहा है, ठीक है। तो इंप्रूवमेंट इन पब्लिक सर्विस, पब्लिक सर्विस बेहतर करना, कि पब्लिक को जो जो जरूरतें हैं उस स्पीड से हो, कम टाइम में हो, सब चीजें अच्छे से उनको मिल जाए, उसको सुधारना, पब्लिक सर्विसेज को सुधारना।
डिजिटल इंडिया अभियान के तहत पासपोर्ट नागरिकों को जल्दी से जल्दी मिल जाए, उन्हें इतना धक्का करना खाना पड़े, तो ये एग्जाम्पल है। तीसरा क्या है, सरकारी व्यय में कटौती और बर्बादी को रोकना, रिड्यूसिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड प्रिवेंटिंग वेस्ट। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सबसे अच्छा एग्जांपल और सबसे जबरदस्त एग्जांपल। गवर्नमेंट सीधे नागरिक के अकाउंट में पैसा भेज देती है, बीच में किसी की जरूरत नहीं है। पहले क्या होता था, ये नहीं था, तो क्या बीच में बिचौलिए होते थे खाने पीने वाले, आके रौन देते थे, सब लीकेज होता था, भ्रष्टाचार होता था। डीबीटी आते ही ये बीच वाले सब खत्म हो गए, तो लीकेज कम हुआ, क्या हुआ, सर्विस अच्छा हुआ और ज्यादा। तो क्या है, ये गुड गवर्नेंस का सबसे अच्छा एग्जांपल है। रिड्यूसिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड प्रिवेंटिंग वेस्ट, ठीक है। तो कम से कम पैसे में पैसा कम खर्चा हो और सही से सर्विस फास्ट मिले, ये गुड गवर्नेंस का एग्जांपल बनेगा। डीबीटी याद रखें, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। आपदा प्रबंधन में प्रभावशीलता और दक्षता, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी इन डिजास्टर मैनेजमेंट। आपको पता है, देखिए भारत के कोस्टल एरिया में चक्रवात वगैरह आते हैं काफी खतरनाक लेवल पे, भारत बना देते हैं पहले, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, लगभग ये है, ठीक है, ये है। तो भारत में किस साइड पे ज्यादा चक्रवात आते हैं, इधर आते हैं। अब ये क्यों आते हैं, ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है, अब ज्योग्राफी तो मैंने पढ़ाऊंगा, तो यहाँ पे आते हैं, बस ये मान लीजिए ये कोस्टल एरिया वल्नरेबल है चक्रवातों के लिए, इन सब चीजों पे। तो गुड गवर्नेंस क्या है यहाँ पे अर्ली वार्निंग सिस्टम हो, और भारत के पास अर्ली वार्निंग सिस्टम है, और सैटेलाइट वाला भी है व्यवस्था पूरा, ठीक है। अर्ली वार्निंग सिस्टम हो, क्या हो, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ, अर्ली वार्निंग सिस्टम, ताकि पहले से ही इनको संकेत दे दिया जाए कि चक्रवात आने वाला है, आप थोड़ा सा साइक्लोन वगैरह से बचिए, थोड़ा सा हट लीजिए, अपने जरूरी चीजों को लेकर निकल लीजिए वहां से थोड़े समय के लिए, जब तक ये टल नहीं जाता। तो ये क्या है, गुड गवर्नेंस। पब्लिक के बारे में सोच रहे हैं, तुरंत इनको सूचित किया गया कि आप लोग यहाँ से निकलिए जल्दी, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये गुड गवर्नेंस का सबसे अच्छा एग्जांपल है। अर्ली वार्निंग सिस्टम, सैटेलाइट से रिमोट सेंसिंग वाला एग्जांपल, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ। अब देखिए, मैं कोई नया एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, आप जीएस में जो पढ़ते हैं ना वही एग्जांपल है, बस कैसे उसका यूटिलाइज किया जाए ये आपके दिमाग के ऊपर है। आप देख पा रहे हैं कि नहीं, कैसे दिखाई देगा, जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जब कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर होंगे, सिलेबस आपका दिमाग एकदम क्लियर होगा, तभी काम होगा। भूकंप वगैरह भी आते हैं, भूकंप के लिए व्यवस्था करना, ये भी गुड गवर्नेंस में अच्छा एग्जांपल बनेगा। अब देखिए, अगला पिलर है रिस्पॉन्सिवनेस, प्रतिक्रियात्मकता। गुड गवर्नेंस का पिलर रिस्पॉन्सिवनेस क्या, कि नागरिक को अगर कोई प्रॉब्लम हुई, अगर सिटीजन को देश में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो गवर्नमेंट कितना जल्दी जाके पहुंच के उसका समस्या सुलझा रही है। अब इसमें बहुत सारे एग्जांपल है, तो वो एग्जांपल ही आपको समझना है। रिस्पॉन्सिवनेस, समस्या पर तुरंत और सही कार्रवाई करना, ठीक है। कल्पना कीजिए कि आपके गांव में अचानक बाढ़ आ गई है, और गांव वाले मदद के लिए मुखिया या पंचायत को पुकार रहे हैं, और मुखिया और पंचायत जो है तुरंत उनको बचाने के लिए राहत भेज दे, बचाव दल भेज दे, खाना दवाइयाँ सब पहुंचा दे, तो लोग सुरक्षित जगह ले लेते हैं। तो क्या ये रिस्पॉन्सिवनेस है। बाढ़ आ गई, एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीम पहुंच गई, तुरंत सारा खाना पानी दवाई सब किया, तो ये क्या है, रिस्पॉन्सिवनेस। गवर्नमेंट पूरी प्रतिबद्ध है, जैसे ही प्रॉब्लम हो रही है गवर्नमेंट तुरंत पहुंच रही है, ठीक है। तो क्या है, रिस्पॉन्सिवनेस का एग्जांपल है ये, कि बाढ़ आया है, भूकंप आया है, कहीं फ्लाइट चल रही है, फ्लाइट गिर गई है, मान लीजिए कोई पुल टूट गया और वहां पे नागरिकों को दिक्कत होगी बहुत ज्यादा, गवर्नमेंट तुरंत पहुंचती है। ये रिस्पॉन्सिवनेस का एग्जाम्पल है सब। और क्या होता है रिस्पॉन्सिवनेस में, समस्याओं का समय पर समाधान करना, मांगों को ध्यान में रखना कि जनता क्या डिमांड कर रही है, सेवाओं की उपलब्धता और शिकायत निवारण। जो भी प्रॉब्लम है उनकी शिकायत अगर जनता कर रही है तो उसका निवारण हो पा रहा है कि नहीं, और कितना जल्दी हो रहा है, और कितना सही तरीके से हो रहा है। अब उसी का एग्जाम्पल एक करके देखेंगे। डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड रिलीफ ऑपरेशंस, ठीक है। जो मैंने बोला कि अचानक आग लग गई है कहीं बिल्डिंग में, कहीं बाढ़ आ गया है, कहीं भूकंप आ गया है, कहीं चक्रवात आ गया है, और गवर्नमेंट कितनी तेजी से रिस्पॉन्स करती है, ठीक है। बाढ़ आया है, एनडीआरएफ पहुंच गई, तुरंत रिस्पॉन्स किया, सारी दवाइयाँ खाने पीने का सब व्यवस्था करते हुए पहुंची, तो ये क्या है, रिस्पॉन्सिवनेस का एग्जांपल है। दूसरा, सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली, पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम बनाया है। कैसे, अगर किसी को पानी की समस्या हो गई, बिजली की समस्या हो गई है, तो बिजली पानी वाली संबंधित जो डिपार्टमेंट है वहाँ फोन किया, रिस्पॉन्स करी कि नहीं करी। ऐसा तो नहीं है कि फोन बज ही जा रहा है, जनता फोन कर रही है और जो फोन है ट्रिंग किया जा रहा है, कोई फोन ही नहीं उठा रहा है। कितना रिस्पॉन्स करती है गवर्नमेंट,
इसको बोला जाता है एग्जाम्पल है ये सब रिस्पॉन्सिवनेस का, कि बिजली पानी की समस्या है, संबंधित डिपार्टमेंट में, रिलेटेड डिपार्टमेंट में आपने फोन किया और फोन उठाया जा रहा है कि नहीं उठाया जा रहा है। ठीक है, पब्लिक ग्रीवांस पोर्टल, सीएम हेल्पलाइन नंबर, जितने भी हेल्पलाइन नंबर है, चाइल्ड का और गर्ल्स का, और जितने भी हॉस्पिटल का हेल्पलाइन नंबर दिया जाता है, ये सारी चीजें, फोन उठाया जा रहा है कि नहीं, रिस्पॉन्स हो रहा है कि नहीं, कितनी तेजी से वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं सामने वाले। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिवनेस का एग्जाम्पल है। और रिस्पॉन्सिवनेस किसका एग्जाम्पल है? गुड गवर्नेंस का। गुड गवर्नेंस के अंडर में था और पिलर है वो गुड गवर्नेंस का। पुलिस और आपातकालीन सेवाएं, आपने पुलिस को कॉल किया, कितनी तेजी से प्रतिक्रिया दे रही है, ठीक है, सही से कर रही है कि नहीं कर रही है, तो ये भी गुड गवर्नेंस के अंदर में आता है। अगर पुलिस को आपने कॉल किया, तुरंत रिस्पॉन्स करी, आपके पास आया, आपकी समस्या सुनी और साधारण से सॉल्व किया, और आते ही साइड अगर हो सकता है आए पुलिस तो फिर पूछे पैसा दोगे तब हम काम करेंगे, पैसा दोगे हमको तभी करेंगे, तो क्या है यहाँ पे गुड गवर्नेंस लैग कर जाएगी। तुरंत आया, आपकी समस्या सुनी, सारा रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग प्रोसीजर फॉलो किया, फिर आपकी समस्या को सुलझा दिया, गुड गवर्नेंस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल बन जाएगा। आपातकालीन सेवाओं में 112 या 100 या 108 जैसी आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर, हर तरीके के हेल्पलाइन नंबर जो गवर्नमेंट ने दे रखी है, रिस्पॉन्स हो रहा है तो रिस्पॉन्सिवनेस है, नहीं है तो गए काम से, नहीं है गुड गवर्नेंस। और आप देखेंगे तो एनसीईआरटी के बुक में बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर दिए रहते हैं, वो रिस्पॉन्सिवनेस का एग्जाम्पल है। ठीक है, वो सब रिस्पॉन्सिवनेस का एग्जाम्पल बनेगा। एग्जाम्पल देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। सरकारें विभिन्न योजनाओं के मूल्यांकन के लिए सर्वे कराती है और प्राप्त फीडबैक के आधार पर अपनी नीतियों में बदलाव करती है। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में किसानों से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर कई बार बदलाव किए गए। ठीक है, तो ये फीडबैक एंड अडेप्टेशन, ये भी रिस्पॉन्सिवनेस का एग्जाम्पल है। ठीक है, सरकार केवल समस्याओं पर प्रतिक्रिया ही नहीं देती बल्कि नागरिकों से मिलने वाले फीडबैक का उपयोग करके अपनी नीतियों और सेवाओं में सुधार करती है। उनको कोई प्रॉब्लम हुई, मीडिया पहुंच गई और चिल्ला रही है गवर्नमेंट ने हमारे लिए नहीं किया, ये नहीं किया, हम परेशान हैं, तो क्या मिल रहा है यहाँ से? गवर्नमेंट को फीडबैक मिल रहा है, मीडिया के थ्रू गवर्नमेंट को फीडबैक मिल रहा है। अब एक सेकेंड इसको अच्छे समझिए। बाढ़ आ गई, बिहार में बाढ़ आ गई, देश दुनिया को पता ही नहीं है कि बिहार में बाढ़ आ गई। अब कोई एक विरला ही, मान लीजिए न्यूज पिंच, इस पर छाया हुआ है न्यूज पिंच, इनकी टीम पहुंच गई इसको कवर करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ के लोग बता रहे हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए आई नहीं, हम इसी में तैर रहे हैं, बाढ़ आई, पूरा पूरा गांव बह गया, किसी को पता ही नहीं चल रहा है। तब जब न्यूज पिंच की टीम पहुंचती है तो अपना सारा समस्या बताती है, तो ये क्या मिल रहा है गवर्नमेंट को? फीडबैक। ठीक है, गवर्नमेंट को फीडबैक मिल गया कि हमें ये समस्या रिस्पॉन्स करेगी थोड़ा। अब जब मीडिया ये सब दिखाएगी ही नहीं, अगर समस्याएं दिखाएगी ही नहीं, ये समस्या यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये सब दिखाएगी नहीं, तो क्या गवर्नमेंट को फीडबैक मिलेगा? गवर्नमेंट को तो पता ही नहीं चल रहा कि ये पूरा का पूरा गांव इधर बह गया है, तो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। तो इसीलिए मीडिया की जिम्मेदारी बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होती है कि जो भी समस्या हो रही है नागरिकों को, कहीं भी कुछ भी हो, किसी को मारा गया है, पीटा गया है, कहीं कुछ हो गया है, इस सबको तुरंत कवर करा जाए। कवर करेंगे तो गवर्नमेंट को फीडबैक मिलेगा। और गवर्नमेंट अगर एक नंबर की बेवकूफ टाइप की गवर्नमेंट है तो क्या करेगी? मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, अपने पैर पे ऐसे कुल्हाड़ी मारना नहीं होता कहते हैं, वो करना शुरू करेगी। फीडबैक नहीं लेगी, फीडबैक नहीं लेगी तो गवर्नमेंट की पॉलिसी जो बनेगी कैसे बनेगी? दो कौड़ी की बनेगी। और गुड गवर्नेंस का क्या होगा? धज्जी उड़ जाएगा एक झटके में। तो जब भी कोई गवर्नमेंट मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, इसका मतलब वो अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेके अपने पैर पे बहुत जोर से मार रही है कि हम ही अपने आप को खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिवनेस का एग्जाम्पल है। अगर मीडिया तुरंत लोगों के पास पहुंच रही है, वो अपना तुरंत उनको बता रहे हैं, तो फीडबैक मिल रहा है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट तुरंत रिस्पॉन्स करेगी इस पे। और बेवकूफ टाइप की गवर्नमेंट रहेगी तो मीडिया को कंट्रोल करेगी। अब देखिए, एक पिलर है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी को मैंने बहुत अच्छे से हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, लीगल, ये सारी चीजें बताई हैं। ठीक है, ये सुनिश्चित करना है, गुड गवर्नेंस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, और इसको मैं बताने नहीं जाऊंगा। फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, इसका ध्यान कौन रखता है? कैग रखता है। कैग रिपोर्ट दे देता है और संसद में पेश होता है। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी बता चुका हूं, प्रश्नकाल शून्यकाल में सवाल पूछ के इनका बैंड बजाया जाता है पूरी तरीके से। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी, ये भी बताया जा चुका है, पिछली क्लास देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, और इसको पढ़ लेंगे तो वैसे भी समझ में आ जाएगा। मेरा काम क्या है? जो चीज नहीं हुई है आपकी आंखें खोलना थोड़ा। सोशल अकाउंटेबिलिटी, ये भी बताई जा चुकी है। सोशल ऑडिट होता है, ऑडिटिंग के बारे में पढ़ा होगा, तो जो ऑडिट हो रहा है वो सोशल ऑडिट के जरिए अकाउंटेबिलिटी लाई जा रही है। तो सोशल ऑडिट सोशल अकाउंटेबिलिटी का एग्जांपल बनेगा, और ये गुड गवर्नेंस का पिलर है ये सब। ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी भी आप जानते हैं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं बताना है।
आपको बस एग्जांपल देता चलता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। लिखा हुआ है, अब एक रीडिंग लगाएंगे समझ में आ जाएगा। आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, एग्जाम्पल है आरटीआई एक्ट 2005। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बहुत सारी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आती हैं, तो आपको लगता है कि भारत की रैंक ये है, इसकी रैंक ये है, बस रैंक तक सीमित रह जाते हैं, पॉइंट गिनते रह जाते हैं। आप इसका विश्लेषण करिए, जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जो इंडेक्सेस आ रहे हैं, भारत की क्या पोजीशन है, उसके अकॉर्डिंग इसको इससे मैच करा के, ये जो सिलेबस है इससे मैच करा के, ये कॉन्सेप्ट याद रहेंगे, तो इससे मैच करा के आप तुलना कर पाएंगे कि कहाँ हम स्टैंड कर रहे हैं। विश्लेषण करिए उसका, और विश्लेषण कैसे करना है पीडीएफ में लिखा हुआ है। आप विश्लेषणात्मक पार्ट पढ़ते चले जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आती है, बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं, केवल यही नहीं, उनको ध्यान में रखिएगा। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप तैयार रहें हर तरीके से। सार्वजनिक दस्तावेजों और रिकॉर्डों का प्रकाशन, पब्लिकेशन ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स, जो भी गवर्नमेंट कर रही है पब्लिक करे। इसके लिए क्या बनाया है उन्होंने, पीआईबी, या फिर गवर्नमेंट खुद ही अपना यूट्यूब अकाउंट बना के किसी तरीके से वो बताती है, न्यूज़पेपर के माध्यम से बताए, ठीक है। प्रकाशित करें हर चीज को, कहाँ खर्चा कर रही है, कितना खर्चा कर रही है, सारी चीजें। खुली बैठकें हो, सार्वजनिक परामर्श। खुली बैठकों में कैसे एग्जांपल बनेगा, देखिए संसद में बैठक होती है, तो क्या किया जाता है, संसद में बैठक होती है तो संसद में आप क्या कर दिया गया है, कैमरा लगा दिया गया है। कैमरा लगा हुआ है तो क्या होता है, जो चीजें अंदर बात हो रही है संसद के, आपको पता चलता है, एग्जाम्पल बनेगा। जुडिशरी में क्या हो रहा है, सुनवाई हो रही है, वहां पे भी कैमरा लग गया है, अब आप देख सकते हैं क्या क्या हो रहा है। ट्रांसपेरेंसी का एग्जाम्पल है सबसे अच्छा, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल है इसमें, रेगुलेटरी बॉडीज का दिया गया, सीआईसी का दिया गया, ट्राई का दिया गया, सबका दिया गया। डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड ओपन डेटा, सारी चीजें उंगलियों पे हैं आपके, एक टाइप करिए सारा चीजें मिल जाएगा, हर चीज के लिए ऐप बना दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही। आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर उठाइए, ठीक है, प्रीवियस ईयर उठाइए और उसको पूरा करिए। प्रीवियस ईयर जरूरी है, लगाएंगे समझ में आएगा। मेरा काम क्या है, कॉन्सेप्ट समझाना। डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, उसको ले लीजिए, अच्छे से सारी चीजें समझ में आएंगी, बच्चों की तरह पूरा लिखा हुआ, ताकि आपको समझ में आए। क्या होगा कि बहुत ज्यादा बुक्स में कॉन्सेप्ट ऐसे लिख दिया जाता है, जटिल लैंग्वेज इस्तेमाल किया जाता है कि आपको समझ नहीं आता है। मैंने रियल लाइफ एग्जांपल लिए हैं, आसान लैंग्वेज यूज किया, बहुत सारी कहानियां बनाई हैं, ताकि आपको समझ में आए। अप्लाइड, अगर आयोग अप्लाइड क्वेश्चन बना रहा है तो हमें आंसर भी अप्लाइड ही लिखना होगा। तो अप्लाइड आंसर लिखने के लिए अप्लाइड आंसर पढ़ना होगा, वो आपको पीडीएफ में मिलेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।